एक वक्त था जब हर पेरेंट का सपना होता था कि उनका बेटा या बेटी इंजीनियर बने। आईआईटी, एनआईटी और टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिलना एक स्टेटस सिंबल था। साथ ही ये एक सक्सेसफुल करियर की गारंटी भी माना जाता था। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। लेकिन आज जून 2025 में ये तस्वीर काफी बदल चुकी है। AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के डेटा पे अगर नजर डालें तो पिछले 8 सालों में 500 से भी ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो चुके हैं। मैंने सुना है कोई कहता है कि अगर आप इंडिया में भीड़ में पत्थर मारो इंजीनियर्स को लगता है। सीट्स खाली जा रही हैं और जो स्टूडेंट्स बीटेक कर भी रहे हैं उनमें से एक बड़ी संख्या बेरोजगार है। साइंस दिलवाई थी ना घर वालों ने, जो इंजीनियर बनेगा 1.5 करोड़ रुपया गूगल में पैकेज देगा, जो बड़ा चौड़ा होकर साइंस दिलवाई थी ना। मोहित कुमार है, मैं बठिंडा पे रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मैं बीटेक की हुई है मैंने। मेरे को 4 साल से बोल रहे भाई तेरे को जॉब आएगी, तेरे को कंपनी आएगी। कहाँ है तुम्हारी कंपनी? तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ये इंस्टीट्यूशंस जो कभी हमारे देश की शान हुआ करते थे आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसका हमारे फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा? आइए इन सवालों के जवाब कुछ फैक्ट्स के बेसिस पर समझते हैं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। आज हम 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के युग में जी रहे हैं और इस रिवॉल्यूशन के सबसे बड़े ड्राइवर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और ऑटोमेशन। ये टेक्नोलॉजीज हर इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं और इसका सबसे गहरा असर पड़ा है इंजीनियरिंग फील्ड पर। इसे ऐसे समझिए, पहले सिविल इंजीनियर्स को ब्रिजेस और बिल्डिंग्स डिजाइन करने में महीनों लग जाते थे, वहीं आज AI पावर्ड सॉफ्टवेयर्स कुछ ही सेकेंड्स में उससे बेहतर डिजाइन ऑप्शन प्रोवाइड कर देते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर्स जो पहले फैक्ट्री फ्लोर्स पर मशीन्स को मैनुअली मॉनिटर करते थे, आज उनकी जगह स्मार्ट सेंसर्स और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस एल्गोरिदम्स ने ले लिए। Anthropic CEO Dario Amodei, in a recent interview, he did not sugarcoat it. He said up to half of all entry-level white-collar jobs could disappear. आइए इंडिया के ऑटोमोटिव सेक्टर की एक केस स्टडी देखते हैं। कंपनीज जैसे टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में बड़े पैमाने पर ऑटोमेशन को अपनाया है। वेल्डिंग, पेंटिंग या असेंबली लाइन, ये सारे काम अब रोबोट्स कर रहे हैं जो 24/7 बिना थके इंसान से कहीं ज्यादा प्रेसिजन के साथ काम कर सकते हैं। इससे कंपनीज की एफिशिएंसी तो बढ़ी है, लेकिन इसने ट्रेडिशनल मैकेनिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग रोल्स को काफी हद तक ऑब्सोलीट यानी इररिलेवेंट बना दिया है। अब कंपनी को 100 एंट्री लेवल इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे 10 ऐसे एक्सपर्ट्स की जरूरत है जो इन रोबोटिक सिस्टम्स को डिजाइन, प्रोग्राम और मेंटेन कर सकें। और यही कहानी लगभग हर सेक्टर में रिपीट हो रही है, चाहे वो IT हो, एनर्जी हो या मैन्युफैक्चरिंग। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स के मुताबिक 2027 तक इंडिया में 22% स्किल्स डिसरप्ट हो जाएंगी, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा रूटीन इंजीनियरिंग टास्क्स का है। दरअसल माना जा रहा है कि AI के कारण 30 करोड़ नौकरियों पर खतरा हो सकता है। ये माना जा रहा है कि 46% प्रशासनिक काम AI निपटा सकता है, तो 44% कानूनी कामकाज भी कर सकता है। लेकिन यहाँ एक पैराडॉक्स है, एक तरफ लाखों इंजीनियर्स बेरोजगार हैं और दूसरी तरफ इंडस्ट्री टैलेंट की कमी की शिकायत कर रही है। 4 साल तुम इधर रोड कंस्ट्रक्शन की पढ़ाई कर रहे हो और उधर सवाल करेंगे डेटा कोडिंग का। फिर इनसे जॉब मांगो तो बोलते वी कैन नॉट गिव यू दिस जॉब बिकॉज़ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। अरे जॉब के लिए एक्सपीरियंस तो तब होगा ना जब एक्सपीरियंस के लिए जॉब होगा। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन व्हील बॉक्स द्वारा पब्लिश की गई इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के मुताबिक इंडिया के सिर्फ 51% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल हैं, यानी नौकरी करने के लायक हैं। इंडस्ट्री को अब जनरलिस्ट इंजीनियर्स नहीं बल्कि हाईली स्पेशलाइज्ड स्किल्स वाले प्रोफेशनल्स चाहिए। उन्हें चाहिए AI ML इंजीनियर्स जो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स डेवलप कर सकें, डेटा साइंटिस्ट्स जो बिग डेटा से इनसाइट्स निकाल सकें, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो डिजिटल एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकें, और क्लाउड इंजीनियर्स जो इन सब चीज़ों को यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केलेबल तरीके से मैनेज कर सकें। और यही वो स्किल्स हैं जो हमारे ज़्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज के ट्रेडिशनल करिकुलम में अभी तक नहीं सिखाए जाते। दोस्तों, इस प्रॉब्लम का दूसरा और शायद सबसे बड़ा पहलू है हमारे एजुकेशन सिस्टम और इंडस्ट्री की ज़रूरतों के बीच बढ़ती हुई खाई। आज भी हमारे ज़्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज में वो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है जो आज से शायद 20-25 साल पहले रिलेवेंट था। वही पुराने सब्जेक्ट्स, वही थियोरेटिकल नॉलेज जिसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। एक तरफ इंडस्ट्री C++, पाइथन और गो जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर फोकस कर रही है और हमारे कॉलेज में अभी भी C और फोर्ट्रान पढ़ाया जा रहा है। इंडस्ट्री क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जैसे AWS और Azure सॉल्यूशंस बिल्ड कर रही है और हमारे स्टूडेंट्स को सर्वर रूम्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस की कमी और बड़ी समस्या है। नाम के लिए लैब्स तो हैं, लेकिन उन लैब्स में इक्विपमेंट या तो है ही नहीं या तो बहुत पुराना है। ये कंप्यूटर क्लासेस चलता है कि नहीं? नहीं सर, कभी नहीं चलता। नहीं चल। पहले शिक्षा से तो चल रहा था। हाँ।
जी अभी शिक्षक नहीं तो बंद है। इंटर्नशिप्स को भी सीरियसली नहीं लिया जाता। ज़्यादातर स्टूडेंट्स भी सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए इंटर्नशिप करते हैं, काम सीखने या स्किल बिल्ड करने के लिए नहीं। और इसका नतीजा, इंडस्ट्री को जॉब रेडी ग्रेजुएट्स नहीं मिल सकते। पहले NASSCOM का पुराना डेटा कहता था कि 80% ग्रेजुएट्स जॉब करने के लिए फिट ही नहीं है, और रिसेंट डेटा भी काफ़ी चिंताजनक है। टीम लीज एडटेक की एक रिपोर्ट कहती है कि 60% से ज़्यादा इंडियन कंपनीज को ग्रेजुएट्स में स्किल्स की कमी महसूस होती है। इन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को कंपनीज को पहले 6 महीने से 1 साल तक ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जिससे उनका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होता है। ये डिस्कनेक्ट इतना बढ़ गया है कि अब इंडस्ट्री और एकेडेमिया एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं। कॉलेजेस कहते हैं कि इंडस्ट्री उन्हें सपोर्ट ही नहीं करती, और इंडस्ट्री कहती है कि कॉलेजेस रिलेवेंट टैलेंट प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं। इस चक्कर में पिस रहा है भारत का भविष्य, यानी स्टूडेंट। दोस्तों, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब सस्ती नहीं है। एक तरफ सरकारी और ग्रांटी नेड कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, और दूसरी तरफ प्राइवेट कॉलेजेस की फीस आसमान छू रही है। अरे यूडी का एडमिशन हो गया ना ऑकवुड में। हाँ? अभी फोन आया था, मंडे को फीस भरनी है 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए? आज एक ठीक ठाक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक का खर्चा 15 से 20 लाख रुपए तक पहुंच गया है, जहां एक तरफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक इंडिया की पर कैपिटा इनकम यानी हर व्यक्ति की औसत सालाना आय 1,72,000 रुपए है, वहीं इंजीनियरिंग की फीस इससे 10-12 गुना ज्यादा है। IIT और NIT की फीस भी पिछले कुछ सालों में बढ़कर 8 से 10 लाख से ज्यादा हो गई है। कहाँ से लाएंगे हम इतने पैसे? शांत हो जाओ। नहीं रहूंगी मैं शांत। तेरे कॉलेज की फीस भरते भरते घर खाली हो गया है। मैंने अपने गहने भी गिरवी रखे थे। एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये रकम बहुत बड़ी है। पेरेंट्स लोन लेते हैं या फिर अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स लगा देते हैं इस उम्मीद में कि उनका बच्चा इंजीनियर बनकर उनका सहारा बनेगा। अपने बेटे की पढ़ाई के लिए जमीन बेच चुके हो, इस बची कुछ जमीन को बेच दोगे तो बुढ़ापे के लिए तुम्हारे पास क्या बचेगा, कभी सोचा है? बेटे से जरूरी कुछ नहीं है। लेकिन जब वो स्टूडेंट 4 साल बाद डिग्री लेकर निकलता है और उसे एवरेज सालाना 3 लाख की नौकरी मिलती है और कुछ केसेस में वो भी नहीं मिलती, तो उस पर और उसके परिवार पर क्या बीतती होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इस नालायक के लिए 4 लोन ले रखे थे। सोचे पढ़ेगा, पैसा देगा तो लोन चुक जाएगा। एजुकेशन लोन का बोझ, बेरोजगारी का डर और सोशल प्रेशर, ये सब मिलकर एक डेंजरस कॉकटेल बनाते हैं। यहाँ एक और एंगल है, फीस बढ़ने के प्रेशर में कॉलेजेस क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करने लगे हैं। अच्छे प्रोफेसर्स को रिटेन करने की जगह वो कम क्वालिफाइड टीचर्स को हायर करते हैं। लैब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च नहीं किया जाता, इससे एजुकेशन की क्वालिटी और गिर जाती है। ये एक विशेष साइकिल है दोस्तों, जहां कम क्वालिटी, कम प्लेसमेंट, कम एडमिशन और आखिर में कॉलेज बंद हो जाता है। लेकिन जब एक सिस्टम फेल होता है तो उसकी जगह लेने के लिए डिसरप्टिव मॉडल्स उभर जाते हैं, और इंजीनियरिंग एजुकेशन के केस में भी ये डिसरप्शन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से आ रहा है। 2025 में इंडिया के एडटेक मार्केट $10 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है। वेबसाइट्स जैसे कोर्सेरा, एडएक्स और हमारे देश का अपना स्वयं प्लेटफॉर्म दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज सीधा आपके घर तक ला रहे हैं। आप MIT, स्टैनफोर्ड या IIT बॉम्बे के प्रोफेसर से AI, ब्लॉकचेन या डेटा साइंस सीख सकते हैं, वो भी ट्रेडिशनल डिग्री के खर्चे के एक छोटे से हिस्से में। इन प्लेटफॉर्म्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी। आप अपनी जॉब के साथ साथ पढ़ सकते हैं, अपने पेस पर सीख सकते हैं। इनका करिकुलम हमेशा अप टू डेट रहता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर के डिजाइन किया जाता है। पहले कंपनीज ऑनलाइन डिग्रीज को उतना वैल्यू नहीं देती थी, अब इसे मजबूरी कहें या अक्लमंदी, लेकिन कोविड-19 के बाद इस माइंडसेट में एक बड़ा शिफ्ट आया है। अब कंपनीज इस बात पर फोकस करती हैं कि आपके पास स्किल्स क्या हैं, ना कि आपके पास डिग्री कहाँ से है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज ने तो अपने खुद के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स भी शुरू कर दिए हैं, जिनको वो एक ट्रेडिशनल 4 साल की डिग्री के बराबर ही मानते हैं। इससे ट्रेडिशनल कॉलेजेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। एक स्टूडेंट 15-20 लाख रुपए खर्च करके 4 साल एक ऐसे कॉलेज में क्यों पढ़ेगा जहां से उसे जॉब की गारंटी भी नहीं मिल रही, जबकि वो 1-2 लाख रुपए खर्च करके 6 महीने में ही इंडस्ट्री रिलेवेंट कोर्सेज सीख कर एक अच्छी जॉब पा सकता है। तो क्या इंजीनियरिंग का फ्यूचर अंधेरे में है? शायद नहीं, क्योंकि हर क्राइसिस अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी भी लेकर आती है, और ये क्राइसिस भी हमारे इंजीनियरिंग एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए मौका दे रही है। सबसे पहला कदम है इंडस्ट्री और एकेडेमिया के बीच की दीवार को तोड़ना। दोनों को एक टीम की तरह काम करना होगा। इंडस्ट्री को आगे आकर कॉलेजेस के साथ मिलकर करिकुलम को डिजाइन करवाना होगा। उन्हें लाइव प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स और अप्रेंटिसशिप्स ऑफर करनी होंगी। IIT मद्रास का रिसर्च पार्क इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जहाँ 100 से ज्यादा कंपनीज और स्टार्टअप्स यूनिवर्सिटी के अंदर ही काम कर रहे हैं। दूसरा, हमें अपने करिकुलम को पूरी तरह से ओवरहॉल करना होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसकी बात की गई है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी बहुत धीमा है। रट्टा मार एजुकेशन से शिफ्ट होकर के प्रोजेक्ट बेस्ड
प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को अपनाना होगा। हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट को, चाहे वो किसी भी ब्रांच का हो, कोडिंग, डेटा एनालिसिस और एआई की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को करिकुलम का एक इंटीग्रल हिस्सा बनाना होगा। तीसरा, हमें टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना होगा। हाइब्रिड लर्निंग मॉडल्स, जहां ऑनलाइन लेक्चर्स और ऑफलाइन प्रैक्टिकल्स का एक ब्लेंड हो, वही आगे का रास्ता है। वर्चुअल लैब्स और सिमुलेशंस के जरिए स्टूडेंट्स को एक्सपेंसिव इक्विपमेंट का एक्सेस दिया जा सकता है। और चौथा और सबसे जरूरी, माइंडसेट में बदलाव। स्टूडेंट्स को यह समझना होगा कि डिग्री से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स हैं। स्टूडेंट्स को हमेशा नया सीखते रहना होगा और खुद को अपग्रेड करते रहना होगा, तभी वो इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में खुद को रिलेवेंट रख सकेंगे। दोस्तों, इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज का क्राइसिस एक आईना है जो हमें हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम की कमियां दिखा रहा है। ये एक वार्निंग बेल है कि अगर अब भी नहीं जागे तो हम इस ग्लोबल टेक रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। जरूरत है सही डायरेक्शन की, सही पॉलिसीज की और एक कलेक्टिव विल की। सरकार, इंडस्ट्री, एजुकेशनिस्ट्स और हम सबको मिल करके काम करना होगा ताकि हम अपने इंजीनियरिंग एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर सकें और एक ऐसा फ्यूचर प्रूफ वर्कफोर्स तैयार कर सकें जो इंडिया को अगला टेक सुपर पावर बनने में मदद करे। स्किल डेवलपमेंट के ऐसे प्रयासों से सामाजिक न्याय को भी बहुत बल मिला है। बाबा साहब आम्बेडकर भी समाज के कमजोर वर्गों के कौशल विकास पर बहुत जोर देते थे। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप या आपका कोई जानने वाला इस फेज से गुजरा है? अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में एक और आई ओपनिंग टॉपिक पर होगी बात। जय हिंद।